क्वेश्चन नंबर 6 है, पेपर 42 है 2022 का मई जून फेब मार्च। ये इक्वेशन एक रिएक्शन स्कीम आपको दी हुई है जिसमें W, X एंड Y इन्वॉल्व है। ओके, अब आगे कह रहा है कि W कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग दिस। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके पास, एक तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक इसमें अल्कोहल है। कह रहे हैं कि ये रिएक्ट कर रहा है SOCl2 के साथ और क्या बन रहा है W अगर आप देखें तो इसमें Cl रिप्लेस हो गया। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन में कुछ ऐसे लिखा कि दिस इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद दिस इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस W एंड दीज आर द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये इनऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए, सही है ना। SO2 बनता है और HCl बनता है। अगर आपको याद हो तीन चीज़ें होती थी, एक PCl5 होता था, एक PCl3 होता था। तो PCl5 के साथ भी HCl बनता था, लेकिन PCl3 के साथ HCl नहीं बनता था। ये भी आपको याद होगा कि कभी कभार वो ऑब्जर्वेशन भी पूछता है हमसे ना कि ऑब्जर्वेशन बताओ। जब भी HCl बन रहा होता है तो हम कहते हैं मिस्टी वाइट फ्यूम्स। तो यहाँ पर भी मिस्टी वाइट फ्यूम्स हमें नज़र आएंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन यहाँ पूछी नहीं है, तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। After W and X have reacted together, an excess of this is added to the reaction mixture. तो कह रहा है जब W and X ने रिएक्ट कर लिया तो an excess of this is added to the reaction mixture. तो भाई अगर आप ये देखें कि इन दोनों ने रिएक्ट किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया होगा। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि इसका NH2 और ये इन दोनों रिएक्ट किया है आपस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है बेसिकली यहाँ पर, सही है जी। और आपका HCl रिमूव हुआ होगा। तो यार HCl तो एसिड है, तो आपने क्या किया होगा जब ये डाला है उसके अंदर CH3COONA, यानी इसका मतलब ये है कि आयोनिक फॉर्म इसकी ये होगी। सो इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन ना, तो इसलिए डाला इसको ताकि जो आपका एक्सेस H+ आयन है आपके रिएक्शन मिक्सचर में वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, फिर कह रहा है कि कंप्लीट द मैकेनिज़्म। कौन सा मैकेनिज़्म? W and X का। वही जो भी मैंने बताया उसको आप लोगों को अब मैकेनिज़्म बनाकर दिखाना है। इस रिंग को उन्होंने शो कर दिया AR से। ऑब्वियसली बात है इसके पास लोन पेयर हैं तो ये अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो ये कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पर अब जो है अटैक करेगा कुछ इस तरह से। अभी ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 फुलफिल्ड है, पूरी है कार्बन की वैलेंसी। तो 5वां बॉन्ड जब बनेगा तो ये टूटेगा यहाँ से। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 1 बॉन्ड इज़ इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? इस ऑक्सीजन के पास आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। ये सही है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गए। अच्छा, फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होगा ये कि जब ये दोबारा बॉन्ड बनेगा तो ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, एलिमिनेशन ऑफ क्लोरीन होगा यहाँ पर। जब एलिमिनेशन ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन के साथ 3-4 बॉन्ड बने हुए हैं। जब भी नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स होते हैं तो अनस्टेबल होता है, देख रहे हो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको भी जाहिर सी बात है बैलेंस होना है, इसको स्टेबलाइज होना है। तो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको न्यूट्रलाइज़ करेगा और ख़ुद हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके HCl बना लेंगे, यानी बाय प्रोडक्ट इसका HCl बनेगा। तो ये है इसका मैकेनिज़्म। फाइनली अगर आप गौर से देखो तो ये चीज़ आपके पास बिल्कुल बन जाएगी। NH के साथ एक हाइड्रोजन है, ओके, और ये 2 बॉन्ड बने हुए, तो ओवरऑल N के साथ 3 बॉन्ड होने चाहिए। सेट है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं कि वाई दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि जो लोन पेयर डोनर होता है, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो तभी इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज यूज्ड एज द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेजेज इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हो रहा क्या है कि द प्योरिटी ऑफ लिडोकेन कैन बी चेक्ड यूजिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एथाइल इथेनोएट इज़ यूज्ड एज द सॉल्वेंट। तो मोबाइल फेज़ तो इथाइल इथेनोएट हो गया। इथाइल इथेनोएट जो मोबाइल फेज़ है वो सॉल्वेंट होता है, आपका मूव करता है, चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है, जिसकी वजह से RF वैल्यूज़ चेंज होती हैं। चूँकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है तो आपके पास जो TLC प्लेट होगी उसके ऊपर सिलिका की कोटिंग हुई भी होगी। सिलिका का फाइन पाउडर उस पर इन्होंने स्टिक किया हुआ होता है, एड्जॉर्ब किया हुआ होता है।
ताकि क्रोमेटोग्राफी अच्छी हो, सेपरेशन अच्छी हो। फिर कह रहा है डिस्क्राइब हाउ एन RF वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट, वही ओ लेवल्स में जो तुम लोग करते थे IGCSE में, सेम। वाई RF वैल्यू फॉर एक्स इज लेस देन दैट ऑफ फॉर लिडोकेन। कह रहा है एक्स की RF वैल्यू कम है और लिडोकेन की RF वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो देखो RF का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूट यानी वो स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो RF वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर सॉल्वेंट का डिस्टेंस कम है तो RF वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, डिस्टेंस कब कम होता है यार, डिस्टेंस कब कम होता है? या तुम यूँ समझ लो, अगर सॉल्यूट का डिस्टेंस ज़्यादा है तो RF वैल्यू ज़्यादा है, अगर सॉल्यूट का डिस्टेंस कम है तो RF वैल्यू कम है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये वाला जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो पक्की बात है कि अगर x की RF वैल्यू कम है तो x का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। अच्छा, डिस्टेंस कब कम होता है भाई? मिसाल के तौर पर ये तुम्हारे पास एक TLC प्लेट है और इस तरह से ये स्पॉट है, ये यूं जा रहा है, यहाँ आके रुक गया, बस इतना सा डिस्टेंस है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब ये जो तुम्हारे पास सॉल्यूट है, ये जो तुम्हारे पास स्पॉट है, ये जो तुम्हारे पास सैंपल है, इसको स्टेशनरी फेस से बड़ी मोहब्बत है, तभी उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा। बात समझ रहे हो? मोबाइल फेस की तरफ उसकी एफिनिटी कम है, स्टेशनरी फेस की तरफ उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, तो तभी वो मूव ही नहीं कर रहा। तो मैंने क्या लिखा है, एक्स इज़ मोर अट्रैक्टेड टू स्टेशनरी फेस। हमेशा ऐसे ही सोचेंगे आप लोग, ओके। इसमें फिर आइए ज़रा NMR स्पेक्ट्रम पर लिडोकेन का इन्होंने आपको दिया हुआ है और सारी पीक्स आपको इन्होंने दी हुई है। 1.1 पर भी है, 2.3 पर भी है, 3.0 पर भी है, 7.1 पर भी है। अब ये आपको ट्रिपलेट नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर सिंगलेट, दिस इज़ योर क्वार्टेट, दिस इज़ योर सिंगलेट, दिस इज़ योर मल्टीप्लेट, और ये आपको सिंगलेट दिया हुआ है। कह रहा है एक तो ये डाटा प्रोवाइडेड है और स्प्लिटिंग पैटर्न 2.6 और 1.1 पर। तो भाई 1.1 पर आप देखो यार, ये 1.1 है तो 1.1 पर तो ट्रिपलेट है, और 2.6 पर क्या है आपके पास, 2.6 पर आपके पास क्या है, क्वार्टेट है। 4 है ना, 1 2 3 4 क्वार्टेट है। 2.6 पर आपके पास क्या है, क्वार्टेट है, ये याद रखना, ओके। अच्छा, फिर उसने क्या पूछा है कि द रिलेटिव पीक एरिया ऑफ द पीक्स एट 3 and 2.3 इज़ 1:3 रिस्पेक्टिवली। 3 and 2.3, यानी अगर आप 3 देखो तो ये है, और 1.3 अगर आप देखो तो वो इन्होंने पीक हमें दी नहीं हुई है, बल्कि उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो 1:3 का है। ओके, द रिलेटिव एरिया ऑफ द पीक एट 3 and 2.3 इज़ 2.3 दिया हुआ, ये रहा 2.3। 3 and 2.3 कह रहा है 1:3 की पीक है ये। अच्छा जी, ओके, मान लेते हैं 1:3 की पीक है। आइडेंटिफाई द प्रोटॉन्स इन द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ लिडोकेन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक्स एट द फॉलोइंग केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़। सबसे पहले तो आइए ज़रा 7.1 पर हम देखते हैं। ये तो आपका मल्टीप्लेट है, पक्का मल्टीप्लेट है। और मल्टीप्लेट किसका आता है, बेंजीन का। तो बेंजीन में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं इस बेंजीन के साथ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, ये ऑलरेडी बिजी हो गया, सारे बॉन्ड्स इसके ऑक्यूपाइड हैं। फिर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो 3 है ये भी सिंगलेट है। सिंगलेट का मतलब n+1 रूल अप्लाई होता है ना, तो 0+1, n का मतलब नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन्स। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके नेबर में कुछ भी नहीं है, ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके नेबर में कुछ भी नहीं है। जब इसके नेबर में कुछ भी नहीं है तो इसका सिंगलेट आ रहा है। तो 3.0 पर जो सिंगलेट है जो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर, तो मैं कहूँगा ये एल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल है, यानी ये वो कार्बन है जो कार्बोनाइल के बिल्कुल नेक्स्ट है। बात समझ रहे हो? तो ये अगली पीक आपके पास आ गई। फिर क्या कह रहा है, 7.1 वाली बताओ, वो हमने बता दिया, बेंजीन रिंग वाली पीक है। फिर 2.3 की बात कर रहा है वो, तो 2.3 पे क्या है, 2.3 पे अगर आप देखो तो 2.3 पे आपको फिर सिंगलेट नज़र आ रहा है, तो और बड़ा सिंगलेट है, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा है इसके अंदर। बात समझ रहे हो, हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, और 2.3 पर भी आ रहा है। तो ज़रा वैल्यूज़ देखते हैं इसकी। 2.3 पर जो सिंगलेट आता है वो CH3 नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग होता है, यानी कि ये इसकी पीक है, ये CH3 और ये CH3, तो ये वाली पीक इसकी है। और इनके पड़ोस में भी क्या है आपके पास,
हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एल्काइल नेक्स्ट टू CH3AR, बात समझ रहे हो, ये वाली पीक आ रही है यहाँ पर। अच्छा, इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, बात समझ रहे हो, इन दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम है, इन दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। तो बस ये याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। तो ये आपको 6 हाइड्रोजन एक जैसे नज़र आ रहे हैं 2.3 पर, 6 हाइड्रोजन ये आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं 2.3 पर। सेट हो गया जी, आसान है, इजी है बिल्कुल, इसमें कोई मतलब कोई ऐसी एज सच कोई बात नहीं है, सही है। तो हमारी वैल्यूज़, ये जो डाटा आपको प्रोवाइडेड होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से देख देख कर आप चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हो। अब मैंने 3 वाली पीक को देख लिया, हाँ यार ये तो CH3AR, और है भी सही हमारे फॉर्मूले में, मॉलिक्यूल में, ये भी देखनी है ना चीज़ें कि आपको जो कंपाउंड गिवन है उसमें भी है या नहीं है, एग्जिस्ट भी कर रहा है नहीं कर रहा, बस यहीं से ही छापते जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। आपको जब दिया हुआ होगा तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ताकि आप फर्दर उसको कंफर्मेशन भी आपकी साथ साथ होती रहे। फिर कह रहा है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में लीडोकैन के कितनी पीक्स आएंगी, तो कार्बन को कंसीडर करना है, ओके। ये अगर आप देखें तो ये N के साथ 2 दफ़ा C2H5 कुछ ऐसे लगा हुआ है। अच्छा, C2H5 का मतलब क्या होता है कि CH2 CH3 CH2 CH3, तो भाई 1 2 1 2, यानी कि ये और ये सेम है और ये सेम है, तो 2 पीक ये हो गई, 2 ये हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, 5 6 7 8 8 9, और यानी कि अब अगर आप गौर से देखो तो ये और ये सेम इन्वायरमेंट है, ये और ये सेम इन्वायरमेंट है, ये और ये सेम इन्वायरमेंट है, 2 ये 3 ये 4 ये 5, ओके, ऐसे ही है ना, बात समझ आ रही है। देखो ये अलग है, एक, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, बात समझ रहे हो, 6 हो गया, फिर ये CH2 CH3 7 8 और 9 10, बात समझ रहे हो, 7 8 और 9 10। तो कार्बन को अगर आप कंसीडर करो तो कार्बन NMR में, इसको मैं दोबारा काउंट कर लेता हूँ क्या मसला आ रहा है। ये C2H5 पहले तो आप डिसाइड करो कि ये क्या चक्कर है। CH2 ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है, CH2 और ये CH3 सेट है, ओके। अच्छा, ये और ये सेम 1, फिर ये और ये सेम और 2 पीक ये आ गई, तीसरी ये आ गई, चौथी ये आ गई, पांचवी ये आ गई, ओके। ये 6 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई और ये 9 हो गई। तो टोटल 9 पीक्स हैं इसकी। कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में टोटल इसकी कितनी पीक्स हैं, 9 पीक्स हैं, ओके। एक दफ़ा और बता देता हूँ, ये 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ओके, फिर ये 6 और फिर ये 7 8 और 9, ओके। सही है ना। नंबरिंग में इसको अभी दे देता हूँ ताकि जब मैं आपको पेपर सेंड करूँ तो थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये आपका हो गया पहली पीक, ये दूसरी, ये 3, ये 4, ओके। फिर ये 5 6 7 7 7 8 और 9, ओके। सही है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।